गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके आपका हिंदी व्याकरण समास। परिभाषा है समास की, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर समास में दो प्रमुख तत्व हैं। पहला होता है समासिक पद। समासिक पद, समासिक पद किसे कहते हैं? अनेक शब्दों या शब्द समूहों को, अनेक शब्दों या शब्द समूहों को संक्षिप्त करके नए शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। समासिक पद अनेक शब्दों या शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा इसका प्रमुख तत्व है वो है समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह मतलब तोड़ना, समास को अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद अथवा समासिक पद के पदों, सामासिक पद के पदों को अलग अलग करने की पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद अथवा समासिक पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद हो उसको हम अलग कर दें। जैसे राजमहल,
महल, इसको हम करेंगे अलग अलग। तो राजा का महल, राजा का महल, यह समास विग्रह है, यह समस्त पद है। तो समस्त पद या समासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। अब हम समझेंगे, कुछ छात्रों को यह डाउट होता है कि संधि और समास अलग अलग है या एक ही है। तो संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर या भेद, इसमें पहला जो होता है, संधि दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है। संधि दो वर्णों के संयोग से बनता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बनता है, जबकि समास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का संयोग है। संधि और समास में अंतर का, संधि दो वर्णों के मेल से बनता है, दो वर्णों के, वर्ण के मेल से बनता है, जबकि समास तो है तो अधिक पदों का संयोग है, पद होंगे। ठीक है, वही समास में दो पद होते हैं, जिन्हें हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। जबकि संधि में कोई भी पूर्व पद या उत्तर पद नहीं होता है। क्लियर? संधि दो वर्ण मेल से बनता है, समास दो या दो से अधिक पदों का संयोग है। समास दो पद होते हैं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। संधि में कोई भी पूर्व पद या उत्तर पद नहीं होता। यह संधि और समास का अंतर है। अब समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। कुछ भाषा साहित्य के जो जानकार हैं वो समास को 4 भेद मानते हैं समास का। और इसमें से जो बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है, इसको वो
अव्ययी भाव में ही मानते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के ये 6 भेद हैं। अब इसमें से हम जो आपका पहला है अव्ययी भाव समास, इसको देखेंगे। अव्ययी भाव समास को हम देखेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है जिस समासिक पद अथवा जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो एवं उत्तर पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति वर्ष है ना, तो प्रत्येक वर्ष। पूर्व पद उत्तर पद इसे कहते हैं पूर्व पद, इसे कहते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, और उत्तर पद प्रधान हो। तो प्रत्येक वर्ष है ना, जो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इसका होगा दिन ना। तो दिन क्या हो गया? प्रमुख हो गया। प्रति अव्यय हो गया। प्रति अव्यय वर्ष प्रमुख, ठीक है। तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो एवं उत्तर पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद
गौण हो और पूर्व पद गौण हो। गौण मतलब छोटा हो, गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासी पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, गौण हो यानी छोटा हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। जैसे सर्वप्रिय, सर्व प्रिय, सबको प्रिय, सबको प्रिय। अब तत्पुरुष समास में 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक है। जो कारक चिन्हों पर आधारित हैं, कारक आपने पढ़ो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान वाला, तो वही कारक चिन्हों पर ही आधारित होते हैं तत्पुरुष समास। पहला इसमें है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, है ना। इसमें 2 पद 2 कारक लोप होते हैं। पहला तो होता है कर्ता कारक को लोप कर दिया गया है, और जो सबसे लास्ट होता है संबोधन। और इन 2 कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के शेष सभी कारक जो हैं वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का क्या है, परसर्ग जो होता है वो क्या है, कर्म के परसर्ग को का लोप होता है। लोप होता है। जैसे वन गमन, वन गमन, इसका क्या होगा, को चिन्ह लिखा हुआ है, छिपा हुआ है, तो वन को गमन, वन को जाने वाला, वन गमन, वन को गमन, को चिन्ह जो है किसका है, कर्म कर्म का परसर्ग है, कर्म का चिन्ह है, ठीक है। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब इसमें देखिए, तो करण का क्या चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण का क्या चिन्ह होता है, से या के द्वारा होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो करण में किसके क्या होगा, करण के परसर्ग से या के द्वारा का लोप होता है। ठीक है। अब इसका देखिए, जैसे मन चाहा, मन चाहा, तो मन से चाहा, है ना, मन से चाहा। रस भरी, तो रस से भरी आदि, ठीक है। तो करण तत्पुरुष हो गया। करण के बाद फिर संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए। तो इसमें भी संप्रदान पर कारक का जो परसर्ग होगा को या के लिए, उसका लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह,
सत्य के लिए आग्रह, है ना। गौशाला, तो गौ के लिए शाला, ठीक है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष का है। अब अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। इसका भी चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन किसके लिए होता है ये? अलगाव के लिए। अलगाव, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष, अलगाव के लिए अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक का जो परसर्ग है से, अलगाव के लिए उसका लोप होता है। जैसे पथ से, सॉरी, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, अर्थात वो रास्ते से क्या हो गया? भटक गया, अलग हो गया, उसका पथ जो मार्ग में भ्रष्ट हो गया, तो उससे क्या अलग कर रहा है ना पथ को। जैसे भय मुक्त, भय से मुक्त, ठीक है। इसके बाद फिर है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है, या संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का, के, की। क्या होता है? का, के, की, ये इसका चिन्ह होता है। तो इसमें संबंध कारक का परसर्ग का, के, की का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो का परसर्ग का यहाँ लोप है ना। घुड़दौड़, घुड़ दौड़, तो घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, ये संबंध तत्पुरुष है। हम ये समास देखते हैं जब, तो तत्पुरुष समास जब आता है तो हमें कारक चिन्ह जो है, कारक जो परसर्ग उनका याद होना बहुत जरूरी, तभी हम उसको समझ सकते हैं या आसानी से हल कर सकते हैं। संबंध व अधिकरण, ये लास्ट है। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में तथा पर, में या तथा पर, मान में तथा पर। तो जब अधिकरण कारक का जो परसर्ग है में तथा पर, जहां इसका लोप हो वहां अधिकरण होगा। से घुड़सवार, घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार पर, यहाँ है ना परसर्ग। शरणागत, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आगत, में आगत का मतलब होता है आया हुआ, तो शरण में आया हुआ शरणागत। में या पर का यहाँ पर ऐसे लोप होगा, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास के बाद आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब इसका परिभाषा है, जिस समासिक पद में, जिस समासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद
प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पद में उपमेय उपमान, और दोनों पद में उपमेय उपमान, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष, विशेषण विशेष का संबंध हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान हो और साथ में दोनों पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो, विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेष कहते, ठीक है। और उपमेय में जहां जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो, जैसे कमल नयन, कमल नयन, ये क्या है? कमल नयन उपमेय है। क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? कमल के समान नयन। ये क्या है? उपमान है, ठीक है। से नीलांबर, नीलांबर तो नीला हो वस्त्र या नीला है जो अंबर, अंबर माने वस्त्र, वस्त्र तो क्या हो गया? विशेषण है। तो क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? विशेष है ना। तो हो गया कर्मधारय समास, जहां पर दोनों पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे आपका नीलांबर, पीत वस्त्र, महाराजा, नीलकंठ, नरसिंह आदि। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में इसकी परिभाषा है, इस समास में समासिक पदों का, समासिक पदों का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे नवग्रह, नवग्रह है ना, नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह है ना। नव क्या है? संख्यावाची है। चौराहा जैसे हो गया तो चौराहा, चार राहों का समूह, तो ये क्या है? ये भी संख्यावाची है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक है। फिर द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर एक दूसरे से विपरीत हो, एक दूसरे से विपरीत हो जाएं।
विपरीत हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें इन दोनों पदों के बीच में या अथवा एवं इन शब्दों का लोप होता है, यह प्रयोग रहता है। ठीक है, अलग करने पर जब विग्रह करेंगे तो, और इसके लिए यहाँ पर एक ऐसे योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता, माता तो पिता, तो माता एवं पिता, माता एवं पिता, जीवन मरण, जीवन या मरण, रात दिन, रात और दिन। ठीक है, ये द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, इस समासी पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन है ना, तो 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण है ना, गजानन, गज के जैसे मुख है जिनका, अर्थात गणेश है ना, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में यह अंतर होता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद विशेष होते हैं और दोनों मिलकर के किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 हम भुजा जिनके अर्थात विष्णु। अब कर्मधारय समास क्या करता है, इन दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे पीतांबर, अंबर वस्त्र का विशेषण पीत है, पीला होना, अंबर का विशेषण क्या है, पीला होना, इसलिए यहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है मित्रों, ये समास हमने आपको पढ़ाया, थोड़ा गति में तीव्रता रही होगी या तीव्र होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूर्ण ज्ञान कराया जाए। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। धन्यवाद।